तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम लोग 10th क्लास में चैप्टर 12, इस चैप्टर का नाम है विड्थ से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसी चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट को, विड्थ से संबंधित कुछ आकृति को हम लोग इस चैप्टर में, इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विड्थ को देख लेते हैं, विड्थ क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक विड्थ बना हुआ है। ठीक है, विड्थ की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, जीवा इसको कहते हैं जो विड्थ को दो बराबर या असमान भागों में बांटता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी जीवा जो होता है विड्थ का, ये व्यास होता है। ठीक है, व्यास होता है और इसके केंद्र से इसके जो चाप होता है यहाँ तक की दूरी को हम लोग रेडियस, जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, व्यास यानी डायमीटर और रेडियस में संबंध इस तरह होता है, डी बराबर होता है 2r। डी बराबर क्या होता है 2r, और इसी का अगर उल्टा करें r बराबर होता है d/2, यानी विड्थ का जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है। और इस विड्थ के बारे में विस्तार से आगे और भी से को लोग देखेंगे। तो इसके बाद हम लोग अर्धवृत्त को देख लेते हैं। तो अर्धवृत्त देखिए क्या होता है, अर्धवृत्त विड्थ का ये आधा भाग है। ठीक है, तो विड्थ का जो व्यास होता है ये विड्थ को दो भाग में बांटता है, और इसी दोनों भाग का नाम अलग अलग जब कर लिया जाता है तो इसको अर्धवृत्त कहते हैं। देखिए ये अर्धवृत्त है, इसको अगर पूरा किया जाए तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा, है ना, कुछ इस तरह से दिखाई देगा और ये पूरा विड्थ बन जाएगा। तो विड्थ का जो आधा भाग होता है इसी को अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, इसमें भी व्यास और रेडियस होता है, और संबंध वही होता है, व्यास जो है ये रेडियस यानी त्रिज्या का दोगुना होता है, त्रिज्या आधा होता है। ठीक है, अगर फार्मूला की बात किया जाए तो ये विड्थ का जो एरिया होता है, टोटल एरिया, क्षेत्रफल, तो उसके लिए अगर त्रिज्या को r माना जाए, ठीक है, तो विड्थ का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है क्षेत्रफल? πr² होता है। और अगर इसकी परिधि की बात किया जाए, ठीक है, परिधि की, तो परिधि होता है 2πr। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट है, दो फॉर्मूला है जो कि विड्थ से संबंधित है, विड्थ का क्षेत्रफल और विड्थ की परिधि। ठीक है, परिधि के लिए 2πr, क्षेत्रफल के लिए πr², अगर त्रिज्या r हो तो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विड्थ का ही एक खंड, टुकड़ा कह सकते हैं, जिसको हम लोग तिर्यखंड कहते हैं। तो देखिए तिर्यखंड क्या होता है, तिर्यखंड किसी भी विड्थ की दो त्रिज्याएं एवं जीवा से घिरे क्षेत्र को तिर्यखंड कहते हैं। तो ये देखो दो त्रिज्याएं है ना, और एक चाप। ठीक है, तो चाप और त्रिज्या, दो त्रिज्या से घिरे हुए क्षेत्र को तिर्यखंड कहते हैं। तिर्यखंड भी दो तरह का होता है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये छोटा सा जो दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं लघु तिर्यखंड। ठीक है, क्या कहते हैं? लघु तिर्यखंड। और यहीं पे ये भी देखिए दो त्रिज्याएं एवं एक बड़ी चाप। ठीक है, दो त्रिज्या एक बड़ी चाप जो है, इससे घिरा हुआ जो क्षेत्र है, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ तिर्यखंड। ठीक है, तो देखिए तिर्यखंड के लिए फार्मूला क्या होता है, तो लघु तिर्यखंड के लिए फार्मूला होता है त्रिज्या r वाले वृत्त के तिर्यखंड जिसका कोण अंश थीटा हो। ये कोण क्या होना चाहिए? थीटा। थीटा का मान जब क्वेश्चन बनाएंगे तो 60 डिग्री 45 डिग्री ये चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो थीटा हो तो संगत चाप की लंबाई, अभी परिधि है इसमें, ठीक है, तो चाप की लंबाई के लिए फार्मूला होता है θ/360, या θ/360 को लगाया जाता है क्योंकि ये टोटल जो केंद्र पे कोण बनता है वो 360 डिग्री होता है, जिसमें जितना थीटा का मान रहता है उसका वैल्यू निकालना होता है। 2πr तो पता है 2πr क्या होता है? परिधि होता है। तो 2πr में θ/360 से गुना करने के बाद ये तिर्यखंड की चाप निकल जाता है। ठीक है, अगर बात क्षेत्रफल की किया जाए, जिसमें त्रिज्या r और इसका कोण जो है थीटा, कोण को थीटा माना जाए, तो इसका क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। यहाँ पे दिया गया, इधर स्पष्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तिर्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। जहाँ थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें वैल्यू रहेगा 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से। और r क्या है? r ये पूरे वृत्त का रेडियस है, त्रिज्या। ठीक है, आगे वृत्त में ही
एक और शेप आ जाता है जिसका नाम है वृत्तखंड। ठीक है, तो वृत्तखंड कैसे बनता है? वृत्तखंड जो है ये पूरे वृत्त का कोई एक जीवा, ठीक है, जो वृत्त को दो भाग में बांटता हो। ठीक है, तो जो छोटा भाग होता है उसको लघु वृत्तखंड और जो बड़ा वाला भाग होता है उसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। हाँ, अगर ये जीवा केंद्र से होकर गुजरती है तब ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांटेगा और वो दोनों बराबर भाग क्या कहलाएगा? दो अर्धवृत्त कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जब व्यास से नहीं गुजरेगा, केंद्र से नहीं गुजरेगा, उस समय लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ से हम थोड़ा सा रचना कर लेते हैं इसमें इस तरह का। तो देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी क्षेत्रफल तीर्थखंड का निकालना सीखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ न कुछ थीटा का वैल्यू होगा, कुछ थीटा का मान होगा। ये मान रख के हम लोग पूरा तीर्थखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, पूरा तीर्थखंड का क्षेत्रफल निकाल के, और ये जो त्रिभुज दिख रहा है ओ बी ए बी ओ, ये वाला जो त्रिभुज है ये अगर माइनस कर लिया जाए तो इस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत तीर्थखंड का क्षेत्रफल, यानी इसमें जो तीर्थखंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। वैसे एक और फॉर्मूला भी है इसका, क्या फॉर्मूला? ये होता है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, ये इस वैल्यू पे भी रख के लघु वृत्तखंड का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ये आसान है। दीर्घ वृत्तखंड के लिए फॉर्मूला इस तरह का नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं होता फॉर्मूला वैसे लगा सकते हैं, यहाँ से अगर थीटा का मान छोड़ेगा 360 में से घटा के उल्टा, लेकिन दीर्घ वृत्तखंड निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल रहेगा। ठीक है, और इसको माइनस यानी घटा लिया जाएगा पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से। ठीक है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यही था पूरे कॉन्सेप्ट वृत्त से संबंधित कुछ शेप का, जिसमें हम लोग पढ़ लिए वृत्त क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल पार स्क्वायर। अच्छा, अर्धवृत्त का भी देख लेते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है इसमें सिर्फ डिवाइड 2 कर देना। ठीक है, डिवाइड 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा। इसी तरह अगर परिधि की बात किया जाए तो वृत्त की परिधि 2πr होता है, और इसको भी आधा कर दिया जाए यानी 2πr/2, तो क्या आ जाएगा? अर्धवृत्त का यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, सीधा पाया। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का ये वैल्यू अगर निकालना होगा, ये वैल्यू तो सीधा पाया, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक इस वैल्यू ये जो दिख रहा है इसका भी मान अगर साथ में जोड़ना है तो यहाँ पे 2r जुड़ जाता है, यानी 2 त्रिज्या जुड़ जाता है या एक व्यास जुड़ जाता है, इसलिए इसका फॉर्मूला πr + 2r होता है। 2r की जगह पे हम लोग d भी लिख सकते हैं, डायमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी πr + d यानी डायमीटर भी लिख सकते हैं। इस तरह से सारा फार्मूला हम लोग देखिए। तीर्थखंड का फार्मूला क्या होता है? θ/360 2πr, ये क्षेत्रफल, ये चाप की लंबाई आ गया यानी परिधि कह सकते हैं इसको। और तीर्थखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो θ/360 πr²। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा संगत तीर्थखंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ये भी बन रहा है। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा इसका तरीका है, एक फॉर्मूला भी होता है r² पाई θ/360 माइनस 1/2 साइन थीटा, जिसमें थीटा का मान कहाँ से रखना है? यहाँ पे जो भी थीटा का मान दिया हुआ रहेगा यहाँ से थीटा का मान इसमें रख लेना है। उसके बाद पाई का मान तो पता ही है 22/7 या 3.14 होता है, और r का वैल्यू प्रश्न में दिया रहेगा यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक का रेडियस जो भी रहेगा r की वैल्यू रख देना। ठीक है, यही सब फॉर्मूला था।